हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिसिन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 के 27 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महिमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके वो सब्जेक्ट के और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या जा सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ये आपके लिए कंप्लीट नहीं होते हैं जब तक आप एग्ज़ाम के लिए एक तरह से बैठते नहीं हैं। तब तक आपको जहाँ से भी जितने भी क्वेश्चंस आपके हर टॉपिक पे मिल सकते हैं उनको आपको कलेक्ट करने की आवश्यकता होती है। तो आप अपने जो आपका है सब्जेक्ट पहले उसको अच्छे से कंप्लीट करें। उसके बाद में जो आपके एमसीक्यूज़ है, जहाँ से भी जितने ज़्यादा एमसीक्यू अगर आप तैयार करके एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उतना ही आपको आसानी होगी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी ओर से 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिट 4 के। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। ये है हमारा ए टाइप कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड। जो हमारी ए टाइप कंप्लेंट होती है उसमें इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्योरिटी एंड सेफ्टी, दूसरा ऑप्शन है हमारा पोटेंसी, तो तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रोडक्ट स्टेबिलिटी और अंतिम ऑप्शन है हमारा एक्सट्रेनियस कंटामिनेशन मिक्सअप ईटीसी। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारी टाइप ए की कंप्लेंट होती है जिसको हम लोग क्रिटिकल कंप्लेंट भी कहते हैं, उसमें जो हमारा होता है प्योरिटी और वो सेफ्टी है, अगर उसमें कोई कंप्लेंट आ रही है तो वही हमारी टाइप ए की कंप्लेंट होती है। अगर जो हमारा है ड्रग सब्सटेंस उसकी जो है पोटेंसी, अगर उसमें कोई कंप्लेंट है तो वो भी हमारी ए टाइप कंप्लेंट होती है। और अगर जो हमारा है प्रोडक्ट वो अगर स्टेबल नहीं है, उसके स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है, तो वो भी हमारा ए टाइप की कंप्लेंट होती है। तो यहाँ पे जो हमारा है एक तरह से एक्सट्रेनियस कंटामिनेशन और जो हमारा मिक्सअप होता है ये हमारे ए टाइप की कंप्लेंट नहीं होती है, इसको हम लोग बी टाइप की कंप्लेंट में इंक्लूड करते हैं। तो जो अगर हम कंप्लेंट के बारे में बात करते हैं तो तीन प्रकार की हमारी कंप्लेंट होती हैं। इसमें जो हमारा है वो सबसे पहला उसको हम लोग ए टाइप कहते हैं जिसको हम लोग क्रिटिकल कंप्लेंट भी कहते हैं। दूसरा हमारा है बी टाइप कंप्लेंट, उसको हम लोग कहते हैं मेजर कंप्लेंट। और जो हमारा है टाइप वो सी की कंप्लेंट उसको हम लोग माइनर कंप्लेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, एक्सटर्नियस कंटामिनेशन एंड जो हमारा मिक्सअप है ये हमारे ए टाइप कंप्लेंट में इंक्लूड नहीं होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच टाइप ऑफ कंप्लेंट रिकॉल इज नॉट रिक्वायर्ड। इनमें से वो कौन सी कंप्लेंट है जिसमें रिकॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टाइप ए, दूसरा है हमारा टाइप बी, तीसरा है टाइप सी और अंतिम है नन। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से वो एक तरह से कौन सी हमारी कंप्लेंट है जिसमें हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट से रिकॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, टाइप सी की जो हमारी कंप्लेंट होती है जिनको हम लोग कहते हैं माइनर कंप्लेंट भी, जो उनमें हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट से रिकॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेंट इज कॉल्ड कॉस्मेटिक डिफेक्ट। इनमें से वो कौन सी कंप्लेंट है जिसको हम लोग कॉस्मेटिक डिफेक्ट भी कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा क्रिटिकल कंप्लेंट और ए टाइप कंप्लेंट, दूसरा ऑप्शन है हमारा मेजर कंप्लेंट जिसको हम लोग बी टाइप कंप्लेंट भी कहते हैं, तीसरा है हमारा जो है वो माइनर कंप्लेंट जिसको हम लोग सी टाइप कंप्लेंट कहते हैं और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से वो कौन सी कंप्लेंट है जिसको हम लोग कॉस्मेटिक डिफेक्ट भी कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी। जो हमारी होती है माइनर कंप्लेंट होती हैं, सी टाइप कंप्लेंट होती हैं, उनको हम लोग कॉस्मेटिक डिफेक्ट भी कहते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेंट द प्रोडक्ट रिकॉल इज नीडेड ऑन इमीडिएट बेसिस। इनमें से वो कौन सी कंप्लेंट है जो जिसमें हमें अपने जो हमारा होता है प्रोडक्ट उसको मार्केट से इमीडिएट बेसिस पे रिकॉल करने की आवश्यकता होती है, वापस मंगाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा क्रिटिकल कंप्लेंट, दूसरा ऑप्शन है हमारा मेजर कंप्लेंट, तीसरा ऑप्शन है माइनर कंप्लेंट और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम बात करते हैं एक तरह से इनमें से वो कौन सी कंप्लेंट
कंप्लेंट है जिसमें हमें अपना जो हमारा प्रोडक्ट है उसको इमीडिएट बेसिस पे रिकॉल करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए। जो हमारी क्रिटिकल कंप्लेंट होती हैं या ए टाइप की कंप्लेंट होती हैं उसमें हमें इमीडिएट बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को रिकॉल करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके हमें अपने पेशेंट के अंदर काफी सीरियस इफेक्ट, दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये वो बी टाइप कंप्लेंट इंक्लूड, जो हमारी बी टाइप कंप्लेंट होती है उसमें इनमें से क्या इंक्लूड होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द प्रॉब्लम विद प्राइमरी पैकिंग। दूसरा ऑप्शन है हमारा मिस इन्फॉर्मेशन ऑन द लेबल। तीसरा ऑप्शन है हमारा माइक्रोबियल कंटामिनेशन इन नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट। और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम बी टाइप कंप्लेंट के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारा एक तरह से प्रोडक्ट का जो होता है प्राइमरी पैकेजिंग होती है उसमें कोई दिक्कत है तो वो भी हमारे बी टाइप की कंप्लेंट में इंक्लूड होता है। अगर जो हमारा लेबल है उस पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या हम कह सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ गई है जो कि हमारे पेशेंट के लिए हार्मफुल है तो वो भी हमारा बी टाइप कंप्लेंट होता है। और अगर हमारे नॉन स्टेराइल जो प्रोडक्ट हैं उसमें अगर माइक्रोबियल कंटामिनेशन देखने को मिल रहा है तो वो भी हमारा बी टाइप कंप्लेंट कहलाता है। और इसमें हमें जो भी हमारा होता है प्रोडक्ट उसको इमीडिएट बेसिस पे रिकॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए हम थोड़ा बहुत टाइम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, ऑल ऑफ द एबव। ये जितने भी पॉइंट हैं ये हमारे बी टाइप कंप्लेंट में इंक्लूड होते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लेंट लाइज विद, जो हमारी कंप्लेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी किसकी होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द प्रोडक्शन हेड। दूसरा ऑप्शन है क्वालिटी अश्योरेंस हेड। तीसरा ऑप्शन है यूनिट हेड। और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारा कंप्लेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे जो होते हैं प्रोडक्शन के हेड उनकी भी होती है, क्यूए के हेड की भी होती है और यूनिट के हेड की भी होती है। तो यहाँ पे हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज द डी, ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच इज द वो सेकेंड स्टेप इन हैंडलिंग ऑफ द कंप्लेंट। इनमें से कौन सा हमारा सेकेंड स्टेप होता है जब हम कंप्लेंट को हैंडल करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा रिसीविंग कंप्लेंट। दूसरा ऑप्शन है हमारा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा ऑप्शन है करेक्टिव एक्शन। और अंतिम ऑप्शन है मंथली रिपोर्ट। तो अगर हम इनमें से सेकेंड स्टेप के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है वो रिसीविंग कंप्लेंट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद में जो हमारा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड स्टेप कहते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप होता है करेक्टिव एक्शन। और अंतिम स्टेप हमारा होता है मंथली रिपोर्ट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। जब हम अपने कंप्लेंट को हैंडल करते हैं तो वहां पे हमारा सेकेंड स्टेप होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इज, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड। दूसरा ऑप्शन है हमारा लेबोरेटरी एनालिसिस फेज। तीसरा ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड बी। और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी बेस्ड रहता है। जो हमारे वो डॉक्यूमेंट होते हैं, बीएमआर होता है, बीपीआर होता है, जो हमारी रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं उनको वहाँ पे हमें इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता होती है। और जो हमें जो एक तरह से जो हमारा सैंपल है और जो हमारा वो रिटेन्ड वहाँ पे प्रोडक्ट है उसकी हमें अपने वो लेबोरेटरी में एनालिसिस करने की भी आवश्यकता होती है टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, बोथ ए एंड बी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। CAPA स्टैंड फॉर, CAPA की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा क्रिएटिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारा वो करेक्टिव एक्शन एंड प्रेफर्ड एक्शन। तीसरा ऑप्शन है हमारा करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। और अंतिम ऑप्शन है हमारा नन। तो जो हमारा होता है CAPA उसकी फुल फॉर्म हमारी होती है करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन को हम लोग CAPA से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन इज स्टैंड फॉर द CAPA। CAPA की फुल फॉर्म हमारी करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन
होती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द मंथली रिपोर्ट एंड ट्रेंड एनालिसिस इंक्लूड, जो हमारा मंथली रिपोर्ट होता है, ट्रेंड एनालिसिस होता है हमारे कंप्लेंट का, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा हाउ मेनी कंप्लेंट रिसीव्ड इन द पीरियड। दूसरा ऑप्शन है हमारा हाउ मेनी वर कंफर्म। तीसरा ऑप्शन है हाउ मेनी वर नॉट कंफर्म्ड। और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम अपने मंथली रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, ट्रेंड जो एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, तो हर एक मंथ में कितनी कंप्लेंट आई वो भी हमें वहाँ पे रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। वो कितनी हमारी कंप्लेंट वहाँ पे रेक्टिफाई हो गई हैं, कंफर्म्ड हो गई हैं, वो भी हमें वहाँ पे रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। और कितनी अभी तक पेंडिंग है, नॉट कंफर्म्ड है, उनको भी वहाँ पे रिपोर्ट करने की हमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, ऑल ऑफ द above। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन इज टू बी रिव्यूड इन द टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन स्टेट ऑफ द कंप्लेंट हैंडलिंग। जो इन्वॉल्व्स, जो हमारा होता है प्राइमरी वो डॉक्यूमेंट, जब हम अपनी एक तरह से टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कंप्लेंट को हैंडल करते समय, तो जो हमारा होता है एक तरह से प्राइमरी डॉक्यूमेंट जिसको हमें रिव्यू करने की आवश्यकता होती है, वो कौन सा होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कंप्लेंट फाइल एंड बैच रिकॉर्ड। दूसरा ऑप्शन है हमारा नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड ईमेल ऑफ द कस्टमर। तीसरा ऑप्शन है हमारा कंप्लेंट सैंपल। और अंतिम है हमारा रिजर्व सैंपल। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से वो एक तरह से कौन सा प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग अपने वो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में रिव्यू करते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है जो हमारी कंप्लेंट फाइल होती है और जो हमारा बैच रिकॉर्ड होते हैं, उसको हम लोग वो एक तरह से ऐसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको हम लोग टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में रिव्यू करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कंप्लेंट जो अराइजेस ड्यू टू द नॉट कीपिंग द प्रोडक्ट अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, वो सो द आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट आर अफेक्टेड आर कार्ड। ऐसी कंप्लेंट वो जिसमें जो हमारा है ड्रग मतलब प्रोडक्ट है उसको हम लोग प्रॉपर स्टोर नहीं करते हैं, जो हमारी होती है टेम्परेचर की कंडीशन है, ह्यूमिडिटी की कंडीशन है, लाइट की वो कंडीशन है, अप्रोप्रिएट वो कंडीशन में अगर हम स्टोर नहीं करते हैं, जिससे जो हमारा होता है प्रोडक्ट, उसकी आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, उसकी क्वालिटी और उसकी जो होती है प्योरिटी, उसमें हमें डिफेक्ट देखने को प्राप्त होता है। तो ये हमारी कंप्लेंट किस तरह की कंप्लेंट कहलाती हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा नॉन कन्फर्म कंप्लेंट। दूसरा ऑप्शन है हमारा कंफर्म कंप्लेंट। तीसरा ऑप्शन है हमारा टेम्पर वो सस्पिशन। और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो अगर हम अपने जो हमारा ड्रग प्रोडक्ट है उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं करते हैं और उसके कारण अगर हमें कंप्लेंट देखने को प्राप्त होती है, तो उसको हम लोग नॉट कंफर्म या नॉन कंफर्म कंप्लेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, नॉन कंफर्म कंप्लेंट। इसमें जो हमारा सैंपल आता है उसमें तो हमें एक तरह से स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं देखने को मिलते हैं, बट जो हमारा वहाँ पे होता है रिटेन्ड सैंपल होता है उसमें हमें स्पेसिफिकेशन प्रॉपर देखने को मिलते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन कंफर्म कंप्लेंट्स, हम उनको कहते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेस्ट, जो हमारे वेस्ट होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा टॉक्सिसिटी। दूसरा ऑप्शन है हमारा वो कोरोजिविटी। और तीसरा ऑप्शन है रिएक्टिविटी। और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम अपने वेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी भी होता है, जो कोरोजिविटी भी होता है और रिएक्टिविटी भी हमें देखने को प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, ऑल ऑफ द above। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इट इज ए डिस्पोजल मेथड इन विच द सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट आर सब्जेक्टेड टू वो कंबस्शन सो एज टू कन्वर्ट देम इनटू द रेसिड्यू एंड गैसियस प्रोडक्ट। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इंसिनरेशन। दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑटोक्लेविंग। तीसरा ऑप्शन है हमारा माइक्रोवेविंग। और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल। तो अगर हम बात करते हैं हमारे डिस्पोजल का, वो एक तरह से कौन सा मेथड होता है जिसमें जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उसको एक तरह से उसका हम लोग करते हैं कंबस्शन करते हैं, जिससे कि वो एक तरह से वो रेसिड्यू में कन्वर्ट होता है और उससे गैसियस प्रोडक्ट बाहर की ओर निकलते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज कॉल्ड द इंसिनरेशन
इंसनरेशन। तो अगर हम इंसनरेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे वेस्ट एक तरह से मटेरियल होते हैं उनको हम लोग करते हैं, बर्न करते हैं, जिसमें उनका हमें वहाँ पे रेसिड्यू भी देखने को प्राप्त होता है, और जब हम उसको बर्न करते हैं तो उसकी हमारे गैसियस प्रोडक्ट भी वहाँ से निकलते हैं। तो इसको हम लोग इंसनरेशन कहते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल? इनमें से वो कौन सा मेथड है जिसको हम लोग अपने एक तरह से फार्मास्यूटिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट और डिस्पोजल में यूज करते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डीप बुरियल, दूसरा ऑप्शन है हमारा सिक्योर लैंड फिलिंग, तो तीसरा ऑप्शन है हमारा इनकैप्सुलेशन, और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से वो कौन सा मेथड है जिसको हम लोग अपने जो हमारे फार्मास्यूटिकल वेस्ट होते हैं उनके ट्रीटमेंट और डिस्पोजल में यूज करते हैं, तो इन तीनों मेथड को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द एलिमेंट ऑफ एसओपीआर, इनमें से कौन सा हमारे एसओपी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का एलिमेंट होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा टाइटल पेज, दूसरा ऑप्शन है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रोसीजर्स, और फोर्थ ऑप्शन है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से हमारे एसओपी का कौन सा एलिमेंट होता है, तो उसका जो हमारा टाइटल पेज है वो भी एसओपी का एलिमेंट होता है, वो टेबल ऑफ कंटेंट जो हमारा प्रोसीजर होता है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल भी हमारे एसओपी का एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ई, ऑल ऑफ द above। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 17। एन ऑडिट वो परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन इटसेल्फ इज, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऊपर ही ऑडिट को परफॉर्म करती है तो उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा इंटरनल ऑडिट, दूसरा ऑप्शन है हमारा सेकेंड पार्टी ऑडिट, तीसरा ऑप्शन है हमारा थर्ड पार्टी ऑडिट, और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऊपर ही ऑडिट को परफॉर्म करती है तो उसको हम लोग इंटरनल ऑडिट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, इंटरनल ऑडिट। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इन द ऑडिट फॉलोइंग द क्वालिटी रिव्यू मीटिंग देयर शुड बी ए, जब हम कोई ऑडिट करते हैं और उसके बाद में एक क्वालिटी रिव्यू मीटिंग करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए फॉलो अप पीरियड, दूसरा ऑप्शन है जो अनदर रिव्यू मीटिंग, वो तीसरा ऑप्शन है हमारा एडिक्वेरी ऑडिट, और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो ऑडिट करने के बाद में अगर हम कोई एक तरह से क्वालिटी रिव्यू मीटिंग करते हैं तो उसको हम लोग फॉलो अप पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, फॉलो अप पीरियड। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द हायरार्की ऑफ द क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, द टॉप मोस्ट एलिमेंट है जो हमारा क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होता है उसकी जो हायरार्की है उसमें हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा होता है? ऑप्शंस है हमारे क्वालिटी पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन है क्वालिटी मैनुअल, तीसरा ऑप्शन है क्वालिटी प्रोसीजर, और अंतिम ऑप्शन है हमारा वर्क इंस्ट्रक्शन। तो अगर हम बात करते हैं अपने क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन वो सिस्टम की हायरार्की के टॉप स्टेप के बारे में, तो यहाँ पे हमारा जो क्वालिटी पॉलिसी होता है वो इसका टॉप स्टेप होता है। तो इसका जो होता है टॉप स्टेप वो होता है क्वालिटी पॉलिसी, उसके बाद अगला है हमारा क्वालिटी मैनुअल, उसके बाद में है हमारा क्वालिटी प्रोसीजर, उसके बाद है हमारा वर्क इंस्ट्रक्शन, और अंतिम हमारा होता है रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। OOS स्टैंड फॉर, जो हमारा OOS है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, दूसरा ऑप्शन है आउट ऑफ सुपरविजन, तीसरा ऑप्शन है जो अदर्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, और अंतिम ऑप्शन है आउट ऑफ स्टैटिक। तो अगर हम OOS के बारे में बात करते हैं तो जब हम अपनी जो कंप्लेंट है उनका टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी मतलब एनालिसिस करते हैं, और अगर स्पेसिफिकेशन हमें वहाँ पे प्रॉपर नहीं देखने को प्राप्त होते हैं तो उसको हम लोग OOS से स्टैंड करते हैं, इंडिकेट करते हैं, और इसकी जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो होती है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, आउट ऑफ
स्पेसिफिकेशन इज स्टैंड फॉर द OOS। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ऑल डिविएशन इन्वेस्टिगेशन एंड OOS रिपोर्ट शुड बी रिव्यूड एज ए पार्ट ऑफ। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बैच मास्टर रिव्यू, दूसरा ऑप्शन है हमारा वो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, तीसरा ऑप्शन है हमारा बैच रिकॉर्ड रिव्यू और अंतिम ऑप्शन है हमारा लेबोरेटरी कंट्रोल रिकॉर्ड। तो जो हमारे डिविएशंस होते हैं, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है और जो हमारे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन होते हैं, उसको जब हम लोग रिव्यू करते हैं तो उसकी जो हमारी रिपोर्ट होती है वो हमारे बैच रिकॉर्ड रिव्यू में इंक्लूड होती है या ये उसका पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, बैच रिकॉर्ड रिव्यू। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। द वर्क इंस्ट्रक्शन में वो कवर मेनी ऑफ द फॉलोइंग डिटेल। जो हमारा वर्क इंस्ट्रक्शन होता है उनमें से इनमें से वो कौन सी डिटेल कवर होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मटेरियल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट, दूसरा ऑप्शन है सेफ्टी अलर्ट फॉर द एम्प्लॉयज, तीसरा ऑप्शन है इक्विपमेंट मेंटेनेंस प्रोसीजर और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम वर्क इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो हमारा है मटेरियल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट है वो भी उसके एक तरह से अंदर होता है, कवर होता है। जो हमारा एम्प्लॉय है उनका सेफ्टी अलर्ट भी उसमें कवर होता है और जो हमारा होता है जो इक्विपमेंट होते हैं उनका जो मेंटेनेंस का प्रोसीजर होता है वो भी उसके अंदर कवर होता है। तो जो हमारा होता है वर्क जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें ये सारी चीजें कवर होती हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। द फाइनल टायर इन द क्वालिटी डॉक्यूमेंट सिस्टम में जो हमारा क्वालिटी डॉक्यूमेंट सिस्टम होता है उसमें जो हमारा अंतिम स्टेप होता है या जो हमारा होता है फाइनल टायर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा रिकॉर्ड्स, दूसरा ऑप्शन है वर्क इंस्ट्रक्शन, तीसरा ऑप्शन है हमारा क्वालिटी प्रोसीजर और अंतिम ऑप्शन है हमारा क्वालिटी पॉलिसी। तो इसके क्वेश्चंस के पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था कि जो हमारा क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होता है उसमें हमारा होता है क्वालिटी पॉलिसी सबसे टॉप में होता है, उसके बाद में क्वालिटी मैनुअल होता है, उसके बाद में हमारा क्वालिटी प्रोसीजर होता है, फिर हमारा वर्क इंस्ट्रक्शन होता है और अंतिम में हमारे रिकॉर्ड्स और एंड रिपोर्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो होगा फाइनल टायर हमारे क्वालिटी डॉक्यूमेंट वो सिस्टम में वो हमारा रिकॉर्ड्स होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, रिकॉर्ड्स। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। दिस इज द ऑडिट विच सीक्स टू एस्टैब्लिश द एक्सटेंट टू विच द डॉक्यूमेंटेड सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड एंड ऑब्जर्व बाय द वर्कफोर्स। ये एक तरह से कौन सा वो ऑडिट होता है जिसमें जो हमारा होता है डॉक्यूमेंटेड वो सिस्टम होता है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करने का ऑडिट होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ऑफ साइट ऑडिट, दूसरा है हमारा ऑन साइट ऑडिट, तीसरा है हमारा प्रोसेस ऑडिट और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से वो कौन सा ऑडिट है जिसमें जो हमारा होता है डॉक्यूमेंटेड सिस्टम उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं और उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि नहीं, उसको जो है इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको वो चेक करने के लिए ये ऑडिट होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं ऑन साइट ऑडिट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, ऑन साइट ऑडिट। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। द प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग इज, जो हमारा ऑडिटिंग है उसका क्या प्रिंसिपल होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फेयर वो प्रेजेंटेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा एविडेंस बेस्ड अप्रोच, तीसरा ऑप्शन है हमारा वो ड्यू प्रोफेशनल केयर और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम ऑडिटिंग के प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारे तीनों ऑप्शंस हैं ये हमारे ऑडिट के प्रिंसिपल होते हैं। जो हमारा होता है फेयर वो प्रेजेंटेशन होता है, एविडेंस बेस्ड अप्रोच होती है और जो हमारा होता है प्रोफेशनल केयर वो हमारे सारे प्रिंसिपल होते हैं ऑडिटिंग के। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। द वो रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर वो प्रिपेयरिंग बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है जब वो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को प्रिपेयर करती है तो वो एक तरह से किसके वो रेफरेंस में, किसके स्टैंडर्ड के रेफरेंस में उसको प्रिपेयर करती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा
क्वालिटी ऑडिट, दूसरा ऑप्शन है मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड, तीसरा ऑप्शन है एसओपी और अंतिम ऑप्शन है नन। तो जो हमारी होती है मैन्युफैक्चरिंग की मतलब यूनिट होती है, वो जो हमारे मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड होते हैं उसको एक स्टैंडर्ड को लेते हुए, उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को प्रिपेयर करती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड। जो हमारा मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड होता है ये हमारे जो होता है आर&डी डिपार्टमेंट, वहाँ पे प्रिपेयर होता है, और जब वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है तो उसी के बेसिस पे उसको रेफरेंस लेते हुए, उसी के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम वहाँ पे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। ए रिटन डाटा रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द डिस्ट्रीब्यूटर इज, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड, दूसरा ऑप्शन है हमारा वैलिडेशन प्रोटोकॉल एंड रिपोर्ट्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिपोर्ट और अंतिम ऑप्शन है ऑडिट प्लान। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, उसका जो हमारा रिटेन डाटा होता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स। ओके फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो और स्टूडेंट को हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।